तो आज मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है और आज हम फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो कि 11th कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई में सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप रोज के उसमें सुनते होंगे सीपीयू सीपीयू सीपीयू। और आपने कई बार सुना भी होगा, यार तेरा सीपीयू कौन सा है, इंटेल का है या एएमडी का है, कौन सा प्रोसेसर है ना? तो क्या है ये सीपीयू? ठीक है, तो चलिए फिर सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, हम इसे ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। क्यों कहते हैं ब्रेन? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें प्रोसेस करता है। जो भी चीजें हम इनपुट कराते हैं वो सारी चीजें प्रोसेस कहाँ हो रही हैं? वो सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। लाइक आप हमारे ब्रेन की बात करिए, अगर हम अपने ब्रेन को ही देखें तो आइस क्या है? हमारी इनपुट यूनिट है। ठीक है, हम किसी चीज को देख रहे हैं, वो प्रोसेस कहाँ हो रही है? हमारे ब्रेन में हो रही है। तो इन द सेम वे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में हो रही है। तो इसलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग, अच्छा इससे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक बात बताता चलूँ, हमने बहुत ब्रीफ पढ़ना है इसे, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे, थोड़ा कंपोनेंट्स देखेंगे और इतना ही है आपके सिलेबस में। कोई इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब आप डीपली पढ़ेंगे, तो अगर आप परस्यू करेंगे ग्रेजुएशन में, अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं तो तब आपका इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कि क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने तरीके के होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या कर रहा है? ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है और सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच परफॉर्म ऑपरेशन एंड कंट्रोल द सिस्टम। ठीक है, अर्ली कंप्यूटर सिस्टम हैड ओनली वन सीपीयू एंड परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, जो पहले के 95 96 में या 2000 तक भी जो प्रोसेसर आ रहे थे वो पेंटियम प्रोसेसर्स होते थे। आपके सुना होगा आपने। इसमें इसके 5 वर्जन ही निकाले थे, P1 P2 P3 P5। पेंटियम 1 पेंटियम 2 तक निकले थे। 2000 तक, 2000 2001 तक इसके प्रोसेसर यूज में आ रहे थे, जो पेंटियम इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर्स थे। तो ये सिंगल कोर प्रोसेसर्स थे, ये सारे जो भी थे ये सिंगल कोर प्रोसेसर थे। ठीक है, तो सिंगल कोर प्रोसेसर का क्या मतलब है कि ये एक प्रोसेसर था जो कि सारी प्रोसेसर्स को प्रोसेस एक साथ हैंडल कर रहा था। मतलब क्या बोला है उसने यहाँ पर देखिए, कुड परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेसर्स आए वो सारे मल्टी कोर प्रोसेसर्स थे, जैसे डुअल कोर प्रोसेसर हो गया, कोर टू डुओ हो गया। ठीक है, ये सारे आपके इंटेल के जो प्रोसेसर्स आए वो आपके मल्टी कोर प्रोसेसर्स थे। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक प्रोसेसर के ऊपर एक प्रोसेसर के बाद एक कोर और लगा दिया जाता था प्रोसेसर का। तो उसमें क्या हो रहा था कि प्रोसेसर्स, अब जो पहले एक प्रोसेसर 10 प्रोसेस कर रहा था, अब 2 कोर्स मिलके उनको बाँट ले रहे थे। 5 ये कर रहा था, 5 ये कर रहा था। ठीक है? तो इस तरीके से आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, सीपीयू पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा था। सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम घट जा रहा था। ठीक है? सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था, ज़्यादा स्पीड में कर पा रहा था। हीटिंग प्रॉब्लम कम हो गई थी। स्पीड बढ़ गई थी प्रोसेसर की। तो इस तरीके से जैसे-जैसे एडवांसमेंट होता रहा प्रोसेसर का, उस तरीके से क्या हुआ, प्रोसेसर और भी फास्ट होता चला गया। ठीक है? तो अब तो जैसे हम देख रहे हैं, आपका कोर आई जनरेशन प्रोसेसर्स भी आ गए हैं, i3 i5 i7 i9 प्रोसेसर्स तक आ गए हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोसेसर्स का चल रहा है। ठीक है, तो अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलके बनते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड आईसीज आपने देखी होंगी, इस तरीके से होती हैं, ऐसे इसमें नीचे मेटल के वो लगे हुए होते हैं, दांत जैसे होते हैं,
जो कि कहीं भी माउंट कर सकते हो आप किसी भी चिप पे से। तो आईसीज़ क्या होती हैं? आईसीज़ आपकी क्या होती हैं, बहुत सारे सर्किट्स को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना दिया जाता है, ठीक है? अब क्या होता है कि फॉर सपोज़ आपका मदरबोर्ड है, ठीक है? अब लगाइए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपकी 100 इंटीग्रेटेड चिप में आपके 100 सर्किट से लेके 1 लाख 10 लाख तक भी हो सकते हैं आपके, ठीक है? 10 लाख सर्किट तक भी हो सकते हैं इस छोटी सी चिप में, इतनी सी ही होती है बस ये, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अब आपको फॉर सपोज आपके मदरबोर्ड में 10 लाख सर्किट लगाने हैं, तो एक बात बताइए, आपका मदरबोर्ड तो हो जाएगा फिर एकड़ों का, राइट? 10 लाख सर्किट लगाते-लगाते तो आप इसमें हो गया, फिर बन गया आपका मदरबोर्ड। तो इसीलिए आप अगर पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स देखेंगे आईबीएम के, तो वो एक-एक रूम के बराबर के होते थे, बहुत बड़े-बड़े होते थे। हॉल चाहिए होता था उनको ऑपरेट करने के लिए, उन कंप्यूटर सिस्टम को, और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते थे, इतने हीट जनरेट करते थे, इतना ज़्यादा पावर लेते थे वो। क्योंकि क्यों? क्योंकि जो उनके सर्किट्स हुआ करते थे, वो इतने बड़े-बड़े हुआ करते थे कि उनको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा मतलब आपकी स्पेस लगता था। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से आपका क्या होता है, सर्किट्स और छोटे-छोटे, छोटे-छोटे होते चले गए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक छोटी-सी चिप में, इतनी सी ब्लैक कलर की होती है ये, इतनी सी चिप में आप लाखों सर्किट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हो किसी भी मदरबोर्ड पे। ठीक है? अब आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे छोटी-छोटी ये चिप्स लगी रहती हैं, माउंटेड रहती हैं। तो ये एक-एक चिप इतने सर्किट्स हैंडल करती हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है? इससे होता क्या है कि एक तो स्पेस कम लेती हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन जो इतने ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड के साथ आते हैं, ये क्या है? ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज़ की वजह से ही हैं, ठीक है? तो आईसीज़ जो होती हैं, वो कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलके बनती हैं, ठीक है? तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई है, ठीक है? तो इन आईसीज़ को आईसीज़, कई सारी आईसीज़ के ऊपर एक आपका सीपीयू प्लेस किया जाता है। सीपीयू भी ऐसे माउंट किया जाता है, देखा होगा आपने। अगर मदरबोर्ड कभी देखा हो तो सीपीयू में भी ऐसे ऐसे इस तरीके से रहता है, और सीपीयू को प्लेस कर दिया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। इसके ऊपर फैन भी रहता है, देखा होगा आपने, क्योंकि सीपीयू इतनी तेजी से काम कर रहा होता है कि अगर इसके ऊपर फैन नहीं होगा तो ये सिस्टम हीट होगा और 10 मिनट में ये फूक के राख हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक, जस्ट इसके ऊपर ये सीपीयू है, और जस्ट इसके ऊपर एक फैन माउंट कर दिया जाता है, एक तरीके का पंखा, जो इसके इसकी हीटिंग को ठंडा रखता है, मतलब ऊपर से हवा आती रहती है तो ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो सीपीयू इज़ आल्सो नोन एज़ माइक्रोप्रोसेसर, हाउएवर नॉट ऑल माइक्रोप्रोसेसर आर सीपीयू। सीपीयू बहुत जगह काम आता है, सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोचिप्स लगी हैं, छोटा है, काफ़ी बड़े काम कर रहा है, तो इसलिए सीपीयू इज़ अ माइक्रोप्रोसेसर। बट सारे माइक्रोप्रोसेसर सीपीयू नहीं होते हैं, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर जो होते हैं वो आपके कई एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे सीपीयू में जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ होगा। किसके लिए? वॉशिंग के लिए। सीपीयू को उसके जो प्रोसेसिंग होगी वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर काम के लिए है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप एसी में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें आप देखोगे तो वो कूलिंग के लिए ही यूज़ हो रहा है, राइट? पर जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू है, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर रहा है। आप गेम भी खेल रहे हो, वेब सर्फिंग भी कर रहे हो, फिर ऑनलाइन गेमिंग भी कर रहे हो, उसके बाद 100 चीज़ें और चल रही हैं, प्रिंटिंग, ये वो सब आप कर रहे हो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से हैंडल कर रहा है, राइट? तो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है, पर सारे माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू नहीं होते हैं, राइट? ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। तो सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गई, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गई, रजिस्टर हो गए, सीपीयू क्लॉक हो गई, कैशे एंड बसेस हो गई, ठीक है? बसेस क्या होती हैं? बसेस वो वायर्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं। सर्किट्स कह लीजिए आप, सर्किट्स कॉमन लैंग्वेजेस में हम सर्किट्स कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उन्हें बसेस कहते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे कि सीपीयू बाकी अदर कंपोनेंट्स के साथ किस तरीके से काम करता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक क्लॉक है, सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, आईओ डिवाइस है, ये बसेस हैं, और प्राइमरी मेमोरी है, राइट? अब होता क्या है कि सीपीयू
इनपुट डिवाइस ने सीपीयू को कुछ इनपुट कराया, ठीक है, सीपीयू ने उसे प्रोसेस करना है, तो सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन जनरेट किया, ठीक है, फॉर सपोज एक एड्रेस जनरेट किया, राइट, ठीक है, क्योंकि आईओ डिवाइस ने कुछ इनपुट कराया है तो वो चेक करेगा ना उस एड्रेस पे पर्टिकुलर कुछ इसे भी फैच करना होगा, तो ये एड्रेस जनरेट करा इसने, तो वो एड्रेस इसने प्राइमरी मेमोरी को दिया, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी ने इसे डेटा को सीपीयू पे ट्रांसफर किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया, ठीक है, इन इन कंपोनेंट्स की मदद से, ठीक है, इसको प्रोसेस किया और फिर इसको आउटपुट डिवाइस को भेज दिया, राइट, आउटपुट डिवाइस को भेज दिया और उसके बाद आउटपुट डिवाइस ने इसे डिस्प्ले कर दिया, तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट आपस में काम करते हैं। अब आप कहोगे ये बसेस का क्या काम है, तो भाई जो सीपीयू एड्रेस आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एड्रेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में सर्च कर रहा है, ये इस एड्रेस बस के थ्रू ही कर रहा है, डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और कंट्रोल बस क्या कर रही है, कंट्रोल बस इन सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रही है कि कहाँ से डेटा जा रहा है, कौन से, ये कंट्रोल बस जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स भेजती है इन सारी बसेस में, इन सारे कंपोनेंट्स में, ये ये डिटरमाइन करती है कि ये सारी बसेस आपस में ठीक से काम करें, डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, सीपीयू का डेटा आईओ सीपीयू का डेटा डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस में ना चला जाए, सीपीयू ने जब इंस्ट्रक्शन जनरेट की है, पता लग रहा है सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया और वो आउटपुट डिवाइस में भेज दिया, तो आपको एड्रेस जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, राइट, तो कंट्रोल बस ये डिटरमाइन करती है कि भाई जिसका जो काम है वो वैसे ही करे, तो ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल्स हार्डवेयर को भेजे जाते हैं, और जो कंट्रोल सिग्नल जिस हार्डवेयर को मिलता है वो उस समय काम करता है, ठीक है, तो अब ये सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, तो कंट्रोल सिग्नल यहाँ इस बस के द्वारा प्राइमरी मेमोरी को सिग्नल भेजेगा कि भाई हाँ एक एड्रेस आया है, आप इसमें सर्च करके बताओ कौन सा डेटा है, और उस डेटा को फिर सीपीयू को भेजो, ठीक है, तो ये सिग्नल जनरेट करने का काम होता है आपका कंट्रोल बस का, राइट, तो ऐसे ही डेटा बस के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू, और सीपीयू से आईओ डिवाइसेस, ठीक है, इस तरीके से, और एड्रेस बस के थ्रू क्या हो रहा है, एड्रेस बस में आपका जो एड्रेस जा रहे हैं वो एड्रेस बस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा क्लॉक भी है, तो क्लॉक क्या कर रही है, क्लॉक आपके सिग्नल्स जनरेट करती है ताकि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में सिंक्रोनाइज कर सकें, ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो कंट्रोल बस आपका क्या कर रहा है, कंट्रोल बस आपका ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये कौन सा डेटा कहाँ से फैच हुआ और कहाँ गया, ठीक है, ये चेक कर रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि ये सब आपस में सिंक्रोनाइजिकली काम करे, कोई पहले कोई बाद में काम ना करना शुरू कर दे, नहीं तो हौच पौच हो जाएगी और सारा डेटा आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का काम वही है जो अभी मैंने आपको बताया, द यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन, the unit controls the operation of all part of computer but does not carry out any actual data processing, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन है कंपोनेंट्स के बीच में, वो ये डिटरमाइन करेगी ये कंपोनेंट कहाँ से डेटा जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, तो इट फैचेस, डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि भाई मुझे मेमोरी में ये सर्च करना है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन देगा तो कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल मेमोरी को भेजेगी, ठीक है, कि भाई ये डेटा सर्च करके बताओ, राइट, ये एड्रेस सर्च करके बताओ कहाँ पर है, ये डेटा किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद ये एड्रेस सर्च हुआ, उसके बाद वो डेटा सर्च हो गया, फिर उसके बाद उसे सीपीयू पे जाना है, ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो issues control signals that control hardware responsible for controlling the transfer of data and instruction among units of computer, ठीक है, तो सीपीयू ने मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दिया, मेमोरी ने इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दिया, या जिसने भी जिसको इंस्ट्रक्शन दिया, वो सारे इंस्ट्रक्शन कंट्रोल कहाँ हो रहे हैं, आपके कंट्रोल यूनिट में हो रहे हैं, राइट, तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने की बात आएगी, या जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंस्ट्रक्शन के बाद, जितनी भी फैचिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है, वो कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगी, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट किसी भी तरह की प्रोसेसिंग या डेटा स्टोर नहीं करता है, इट्स ओनली डज फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो उनकी फैचिंग करना,
फेच कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, डिकोड कैसे होगा और एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब है कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। डेटा आईओ डिवाइस से सीपीयू से कैसे जा रहा है, सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में कैसे जाएगा, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है आपका, यहाँ पर होती है मेन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक के दो सेक्शंस होते हैं, एक तो अर्थमेटिक सेक्शन, एक लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर जितने भी आपके काम हो रहे हैं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी हैं आपके यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। अब जैसे आपका जितना भी बाइनरी ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप वैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन मत समझिएगा 2+2 4। यहाँ पर सारे बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, ठीक है। सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे आपके बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, राइट। और लॉजिकल सेक्शन में क्या है, हमें किसी को कंपेयर करना है या किसी को मैच कराना है, मर्जिंग करानी है डेटा की, या कंपेयरिंग करानी है, किसी सेलेक्ट सेलेक्ट करना है डेटा किसी भी चीज से, तो वो आपके लॉजिकल सेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, रजिस्टर्स, रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम मेमोरी की बात करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि मेमोरी में किस किस तरीके होते हैं, तो रजिस्टर्स सबसे छोटे होते हैं। फिर आती है आपके कैशेज, फिर आते हैं आपके रैम, और फिर आती है आपकी हार्ड डिस्क। तो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे छोटी भी होती है और सबसे फास्टेस्ट भी होती है, और इसीलिए ये सबसे एक्सपेंसिव भी होती है, ये भी ध्यान रखना, राइट। फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड एक्सपेंसिव, राइट। तो रजिस्टर्स आर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कंटेन्ड विद इन द सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, तो सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो उन डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर के पास अपनी कुछ मेमोरी होती है, जिसे कि रजिस्टर कहा जाता है, राइट। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती है, पर जितने भी होते हैं सीपीयू के लिए सफिशिएंट होते हैं। सीपीयू इन्हीं में प्रोसेसिंग करता है, यही डेटा सेव करता है, और उसके बाद यहाँ जो डेटा सेव होता है वो आउटपुट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो कई तरह के रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर होता है जिसमें एड्रेस एड्रेस होता है नए इंस्ट्रक्शन का। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ यहाँ पर मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी में इस तरीके से एड्रेस होते हैं, 0 1 2 3 4 4 सपोज, ऐसे नहीं होते हैं, काफी ऐसे एड्रेस होते हैं, पर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें पड़ी हैं, फॉर सपोज ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। नंबर पड़े हुए हैं, टू प्लस प्लस ऑपरेटर पड़ा हुआ है, न्यू ऑपरेंड्स पड़े हुए हैं कई सारे, राइट। तो होता क्या है कि जो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा उस रजिस्टर में, हमेशा जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा। फॉर सपोज अभी सीपीयू अगर इस पे काम कर रहा है, तो इस रजिस्टर में जो एड्रेस होगा वो इस वाले का होगा, यानी यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो 1 होगा, ठीक है। सीपीयू इस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर जब सीपीयू इस पे काम कर रहा होगा तो यहाँ पर एड्रेस अपडेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू को ये बताना चाह रहा है कि नेक्स्ट जो ऑपरेंड तुमने फेच करना है या ऑपरेटर तुमने फेच करना है वो इस एड्रेस से फेच करना है, 2 से, यहाँ से फेच करना है, ठीक है। अब जैसे ही 2 फेच हो जाएगा उसके बाद ये अपडेट होके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आते हैं द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड, राइट। अभी जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है ये वाला, राइट। और द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, रिजल्ट कहाँ सेव होगा आपका, ठीक है, वो एक्यूमुलेटर में सेव होता है, एक रजिस्टर ये भी होता है, राइट। तो इस तरीके से होता है, आपका सीपीयू भी जब प्रोसेसिंग करेगा तो कहीं ना कहीं डेटा को सेव करना होता है, उसके लिए उसे प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ रजिस्टर्स उसकी मेमोरी में, ठीक है। चलिए, क्लॉक्स। अब जैसा कि मैंने कहा, सारे कंपोनेंट्स कैसे का डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, फैचिंग कैसे हो रही है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, डिकोडिंग कैसे हो रही है, कौन किन दो बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, कहाँ से ट्रांसफर होगा, ये तो कंट्रोल यूनिट तय कर रही है। पर इन सबके बीच में सिंक्रोनाइज कौन करा रहा है, वो करा रही है क्लॉक आपकी, ठीक है। जितना भी सिंक्रोनाइजेशन होगा कंपोनेंट्स के बीच में, वो सारा क्लॉक के थ्रू होगा। क्लॉक क्या करती है, इट इज यूज टू
coordinate all of the components of computer. The clock send a signal, regular electric pulse which synchronize all the component. ठीक है, क्लॉक क्या करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा एक पल्स भेजता है जो कि ये चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में ठीक से सिंक्रोनाइज कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे से पहले काम कर रहा हो। जहां पर इनपुट डिवाइस को काम करना था वहां पर मेमोरी यूनिट काम कर रही है, जहां पर मेमोरी यूनिट को काम करना था वहां पर प्राइमरी मेमोरी काम कर रही है, मतलब वहां पर कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अवॉइड करने के लिए हम क्लॉक पल्स का यूज करते हैं। तो जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो गलत होगा और जो हम चाह रहे थे उस हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी यूनिट एक दूसरे से पहले या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हो। ठीक है, तो जिसका काम जिस समय पे है वो उस समय पे होना चाहिए, राइट। So the frequency of pulse is known as clock speed. Clock speed is measured in hertz. The higher the frequency, the more instruction can be performed in any given time. Right? तो जितनी ज्यादा पल्सेस चलेंगी एक सेकंड में उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोसेस हो पाएंगे, उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो पाएंगे। ठीक है, एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरे साइकिल में दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरे साइकिल में तीसरा इंस्ट्रक्शन, जितनी साइकिल्स चलती रहेंगी उतना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके मतलब आपके प्रोसेस होते जाएंगे, उतने ज्यादा परफॉर्म होते जाएंगे, राइट। तो इसीलिए जो साइकिल्स होती हैं क्लॉक साइकिल्स से ही हम सीपीयू की स्पीड को भी पता लगाते हैं, राइट। कभी भी आप माई कंप्यूटर में माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे अगर, तो आपको देखेंगे आप वहां पर 2.5 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज या हो सकता है 3 गीगाहर्ट्ज लिखा हो अगर आपका कंप्यूटर काफी उसका है तो मेनली आजकल जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं वो बेसिक, अगर बेसिक कंप्यूटर भी होगा तो आपका 3 गीगाहर्ट्ज की सीपीयू के साथ तो होगा ही होगा, इतना तो आता ही आता है, राइट। उसके बाद आजकल जो चल रहे हैं वो 3 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर चल रहे हैं। जिसका मतलब ये है वो एक मिनट में, एक सेकंड में 3 बिलियन से 5 बिलियन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इतने इंस्ट्रक्शन अगर परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, 3 बिलियन परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं एक सेकंड में, तो आपस में अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन तो आपस में हौच पौच बन जाएगा और कुछ आउटपुट नहीं आने का, बल्कि सिस्टम हैंग जरूर कर जाएगा। तो इस सिंक्रोनाइजेशन को बनाने के लिए क्लॉक पल्स को जरूरी होता है। क्लॉक के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से पहले ना ऑकर करे। ठीक है, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में अगर आपके परफॉर्म हो रहे हैं तो एक के बाद एक सिंक्रोनाइज वे में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला हो गया फिर उसके बाद 10वां हो गया फिर उसके बाद 15वां हो गया फिर 1 बिलियनवां हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शन की बारी है वो इंस्ट्रक्शन उस तरीके से हो, ये क्लॉक आपका डिटरमाइन करता है। ठीक है, चलिए, तो आज का सीपीयू मुझे लगता है यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हमारा क्या क्या हो गया है, हमारा इनपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया है, आउटपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो गया है, सीपीयू हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम जो देखेंगे वो मेमोरी यूनिट देखेंगे। मेमोरी यूनिट में हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज पढ़नी है, रोम, रैम के बारे में, रोम के टाइप्स पढ़ेंगे हम, राइट। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। तो चलिए फिर, शुभ रात्रि, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, ऐसे ही नए वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।